जब एनएस बोर्ड में आप अपना एडमिशन ले लेते हो तो आपके मन में एक ना एक बार ये डर जरूर आता होगा कि मैं कहीं फेल ना होगा। और वैसे ही एक डर इनके मन में भी आया था, जिनके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। डर तो था, लेकिन ये पूरा डर 92% में चेंज हो गया। आप एक बार इनका रिजल्ट देखिए। इंग्लिश में इनके मार्क्स आए हैं 94, फिजिक्स में इनके मार्क्स आए हैं 97, केमिस्ट्री में 91, मैथमेटिक्स में 89 एंड कंप्यूटर साइंस में 89। डर था फेल होने का, फिर भी इनके 92% आ गए। अगर आप भी एनएस बोर्ड में आ गए हो तो पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना होता है, एग्जाम में क्या आता है, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, नोट्स, बुक्स वगैरह को लेकर, प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा क्वेश्चंस को लेकर काफी सारे डाउट्स होंगे आपके मन में। आज की ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है, तो बिना किसी पॉइंट के स्किप करें, इसको एंड तक जरूर करें। तो सबसे पहले आज जो हमारे गेस्ट हैं, मैं दिल्ली से चंडीगढ़ स्पेशली आया हूं ताकि ऐसे लोगों की कहानी आप तक पहुंचे, और हमारी पूरी कोशिश भी यही है कि भारत के हर एक कोने में जाए जो आपको मोटिवेट कर सके। हाय नमस्ते, मेरा नाम साक्षी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैंने NIOS में जब एडमिशन लिया था तो आई वाज़न्ट श्योर अबाउट कि मुझे पढ़ना कहाँ से है। TMA, प्रैक्टिकल्स, एवरीथिंग वाज सो सोफिस्टिकेटेड एंड आई वाज सो कंफ्यूज्ड। फिर जब मुझे इनका चैनल मिला तो आई फाउंड बेटर वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी। और इसी के साथ साथ एग्जामिनेशंस में भी मैंने बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है, और इसके साथ साथ मेरे फिजिक्स में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। और मैथमेटिक्स, जिस सब्जेक्ट में मुझे डर था कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं या फिर SYC या फिर ऐसा कुछ भी आ जाए, तो उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स अटेन किए। यानी कि आपको लगता है कि जैसे कि आपको डर रहा और भी बच्चे के अंदर डर होगा? ये डर तो था क्योंकि मैथमेटिक्स में शुरू से ही आई वाज वीक, और मेरे पेरेंट्स भी सजेस्ट करते थे कि बिना ट्यूशन के मैथ्स जैसा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। पर जब आप ठान लेते हो कि आपको करना है तो करना है। जैसे कि वी हैव हर्ड दैट वाटर कैन नॉट ब्रेक्स अ रॉक थ्रू इट्स स्ट्रेंथ बट येस इट्स कंसिस्टेंसी। तो मैथ्स में कंसिस्टेंट रहो। वैसे ही काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल्स है, जिसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है एंड आपकी प्रैक्टिस बनती गई तो आप उसमें स्ट्रांग हो जाओगे। वैसे ही मैंने सर की वीडियोस देखी, चिराग सर के काफ़ी लेक्चर्स अटेंड किए, जिसकी वजह से मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तो आइडिया हुआ ही, और कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को वो भी मुझे पता लगा। लेकिन जैसे आपका भी कोई रीज़न रहा होगा, और वैसे हज़ारों बच्चों का कुछ रीज़न है, वो एनएस बोर्ड में आते हैं क्यों? तो आप एनएस बोर्ड में क्यों आए थे? क्या ऐसा रीजन रहा था एडमिशन लेने का? क्या पर्पस था? बेसिकली NIOS बोर्ड को सब इस नज़रिए से देखते हैं कि या तो जो स्टूडेंट्स फेल्ड हुए हैं वो NIOS बोर्ड में आएंगे, या फिर जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में वीक है वो NIOS ज्वाइन करेंगे। पर ऐसा नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को अपने करियर में अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करनी है, क्रिएट करनी है, वो भी NIOS के थ्रू अपना सिलेक्शन करते हैं। एंड वैसे ही मेरे पास ऑलरेडी एक स्ट्रीम थी, बट स्टिल आई चूज NIOS क्योंकि यहाँ से मुझे अपने ड्रीम जॉब की तरफ एक डोर मिल रहा था, एंड वो मैं अटेन कर सकती हूँ NIOS बोर्ड में आने के बाद। तो कई बार ऐसे लोग सोचते भी हैं, और ये मुझे लगता है मेंटलिटी चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि यहाँ से फील्ड वाले ही बच्चे आते हैं सिर्फ। जैसे कि आपने बताया था कि आपने पहले कॉमर्स लिया हुआ था, फिर आपने PCM लिया, आपको डिफेंस लाइन में जाना था, और ऐसे कई सारे स्टूडेंट आते भी हैं यहाँ पे। उनके पास आर्ट्स स्ट्रीम होता है, कॉमर्स होता है, ताकि वो चेंज करके एनएस बोर्ड में वो JEE का भी एग्जाम दे सके। तो स्ट्रीम चेंज करके भी आप यहाँ पे आ सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी पूरे भारत में सिर्फ आपको एनएस बोर्ड ही देता है, जैसे और हजारों बच्चे करते भी हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज आप ये बताइए, जब आपने एडमिशन लिया, क्योंकि ये ओपन स्कूलिंग है, कोई आपको बताने तो नहीं आता कि आपको अब ये करना है, आपको अब ये करना है, तो स्टार्टिंग में आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाया कि मुझे अब ऐसे पढ़ाई की शुरुआत करनी है? मान लो मैं एक एनएस बोर्ड का स्टूडेंट हूँ और मैंने एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हर एक ओपन स्टूडेंट के माइंड में आता है कि जब आप एक ओपन बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको सबसे पहले तो ये नहीं पता कि बुक्स कहाँ से मिलेंगी, उस बुक्स में से पढ़ना क्या है, TMA क्या होता है, और फिर जो थ्योरी चैप्टर्स है वो क्या होते हैं, ये सारे डाउट्स रहते हैं। तो मैंने बस यूट्यूब चैनल से हेल्प सीखी कि TMA चैप्टर्स कौन से होते हैं, किस चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर में वेटेज कितना है, तो वेटेज एंड उस चैप्टर का मार्क्स कितने आएंगे, उस चैप्टर में से क्वेश्चंस कितने आएंगे, वो सब चेक करके आप अपनी स्टडी शुरू कर सकते हो। एंड इसके लिए बस आपको एक अच्छा गाइडेंस चाहिए है, दैट्स इट। ग्रेट ग्रेट। लेकिन यहाँ पे ये है कि जब बच्चे एनएस बोर्ड में आ जाते हैं तो उनका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि भाई एनएस बोर्ड की बुक्स उनको मिल जाए, वहाँ से पढ़ना शुरू करें। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि बुक्स काफी लेट मिलती है, जैसे कि आपको भी मिली है। तो बिना बुक्स की स्टार्टिंग कैसे करें फिर? बिना बुक्स के तो यही था कि एग्जाम्स पास आ रहे थे, फिर प्रैक्टिकल्स भी थे और TMA भी सबमिट करना था, तो ऑब्वियसली हमें इंटरनेट से हेल्प सीख करनी पड़ती है। फिर जब मुझे आपका चैनल मिला तो मुझे पता लग गया था कि आप बिना बुक्स के भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करवाते हो, और सारे डाउट्स भी आप सॉल्व करते हो अपने लाइव बैचेस में ही, लाइव क्लासेस में ही। तो बस मैंने वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जब तक मेरे पास बुक्स नहीं आई। तो बुक्स आपको कब मिली एग्जाम से पहले? एग्जाम से 26 to 27 डेज पहले मुझे बुक्स मिली थी, और फिर वो बुक्स भी
इतनी सादा थी कि मुझे नहीं पता था कि इसमें से इतना वास्ट सिलेबस कैसे कवर करना है। बिल्कुल। अब कई लोगों को ये लगता है कि जब वो एडमिशन ले लेते हैं वो वेट करते हैं कि चलो बुक आ जाए एक बार फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये सही तरीका है? ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि जब बुक्स को देख के मैं शॉक हो गई थी तो मैंने अपने भाई को भी सजेस्ट किया था कि इफ इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ करना है, NIOS बुक में जाना है, तो बुक्स के भरोसे मत रहो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन शुरू से ही, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में और पैटर्न कैसा होगा। जस्ट गो थ्रू अ गाइडेंस, और बुक्स के भरोसे तो नहीं रहना। हार्ड कॉपी की बुक अभी आपके पास नहीं भी आती है तो PDF है, एक बार डाउनलोड करके आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और इसके बाद आपको सिलेबस चेक करना है। बिना सिलेबस पढ़े स्टार्ट मत कर देना अपनी स्टडी, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे ये है कि टीमे वाले चैप्टर एग्जाम में नहीं आते, और सिर्फ PE के चैप्टर एग्जाम में आते हैं। वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है, आप ये चेक कर लेना। अच्छा, एक बार आप ये बताइए, जब NS बोर्ड में आप आ गए थे, आपको चलो बुक्स नहीं मिली, एंड में सब हुआ, तो सबसे पहले NS बोर्ड में असाइनमेंट बनाना होता है, जिसको हम TA में कहते हैं, 20 मार्क्स मिलता है। लेकिन आपके रिजल्ट के अंदर आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर एक सब्जेक्ट के अंदर TA में फुल टू फुल मार्क्स मिलता है, और आपको जो 16 मार्क्स मिले हैं, 16 मार्क्स का ही TA में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के अंदर। तो ये फुल मार्क्स कैसे मिला, कैसे आपने तैयारी करी TMA के लिए? TMA के लिए तो आई वॉज स्टिल कंफ्यूज कि TMA होता क्या है, ये क्या वैसी असाइनमेंट्स होती है जैसे हम स्कूल में बनाते हैं। तो फिर मैंने मनीष सर की वीडियोस देखी कि TMA कैसे बनता है, उसको कब सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, PDF कैसे बनानी है, तो बस मैंने वैसे ही बना दिया। हालांकि मैंने अपने सारे TMA सिंपल रखे हैं, बट ड्यू टू माई क्लियर हैंड राइटिंग और जितना भी प्रेजेंटेशन आप करते हो TMAs में, उसकी वजह से आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपके क्वेश्चन एक्यूरेट है एंड आपने अच्छे से उनको रिप्रेजेंट किया है। जब आप NS बोर्ड एडमिशन लेते हो, जो आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिलती है, एक बार देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, तो सबसे पहला कॉलम होता है वो TMA मार्क्स का होता है। ये जो TMA के मार्क्स हैं, ये आपको प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करना होता है, ये ऑनलाइन सबमिट करना होता है, उसके मिलते हैं आप। सेकंड मार्क्स प्रैक्टिकल के और थ्योरी एग्जाम्स की। तो पहले हम TMA की बात कर रहे थे, मैंने इनका TMA चेक किया, फ्रंट पेज यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इनकी राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर है। ये देखिए आप इनकी राइटिंग, थोड़ा कैमरा जूम करके इनकी राइटिंग दिखाइए सर, ये देखिए आप राइटिंग। तो इनके ही तरह इनकी राइटिंग काफी सुंदर है, शायद इसलिए इनको बेनिफिट मिला। और मुझे लगता है कि राइटिंग के साथ साथ जो इन्होंने आंसर प्रेजेंट किया इसके अंदर, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। पहली बात तो ये कि आपके आंसर भी एक्यूरेट होने चाहिए। जो क्वेश्चन में पूछा गया, अगर आप वही नहीं लिख रहे तो क्या फायदा है आंसर लिखने में? तो आपको दिक्कत नहीं है आंसर को फाइंड करने में? कैसे क्या आंसर्स फाइंड करने में दिक्कत थी, बट वही है, इंटरनेट आजकल सब में हेल्प करता है। और वैसे ही आपके पास जैसे एग्जामिनेशन थ्योरी का सिलेबस होता है, वैसे ही प्रैक्टिकल और TMA का भी सिलेबस होता है, टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे NIOS ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो वहाँ से जाकर इन्फॉर्मेशन उठाओ, अपने TMAs को बनाओ, एंड जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट तो है ही बहुत वास्ट, आंसर्स फाइंड करो एंड लिख दो। प्रैक्टिकल फाइल्स तो मैंने मिनिमल रखी थी, पर बेसिकली वो वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो प्रैक्टिकल फाइल के रिगार्डिंग ही पूछते हैं, या फिर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं बस कॉन्फिडेंटली उनको आंसर करना होता है, एंड मे बी अगर आपका आंसर गलत हो भी गया तो डरना नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड कर जाओ कॉन्फिडेंटली, एंड वो आपको वाइवा में लाइक मार्किंग अच्छी कर देते हैं, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपकी मार्क्स भी अच्छी आएंगे। तो कुल मिला के थोड़ा बहुत भी आता होगा, वाइवा में बता देना, उससे काम चल जाता है आपका। देखिए बिल्कुल सादा सिंपल सा फाइल है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा सजावट करनी हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल भी बना के जाओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। आपकी राइटिंग और जो आपने कंटेंट लिखा है वो अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा लगा। लेकिन PCP क्लासेस भी लेना होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, आपने अटेंड करी थी? उसके बारे में तो मुझे एज सर्टेन कोई आइडिया था नहीं, बट जब मैं वहाँ गई तो मुझे लाइक वहाँ एक सर थे, वो सबको गाइड कर रहे थे कि व्हाट अबाउट PCP क्लासेस एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे बताया था कि इनके मार्क्स भी जुड़ जाते हैं वाइवा के टाइम पे ही, तो वो उन्होंने लगा दिए। तो कुल मिला के जो बच्चे डरते हैं कि मैंने PCP क्लासेस नहीं लिए, या सेंटर वाले लेने से मना कर रहे हैं, या पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे, जब आपका वाइवा हो जाएगा, तो PCP के मार्क्स भी खुद चढ़ा देंगे, तो इसके टेंशन मत लेना। सेंटर वाले ले रहे हैं तो सही है, PCP नहीं ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई और बच्चे कहते हैं कि सर मैं सेंटर पे गया प्रैक्टिकल एग्जाम देने, मैं बोल रहा फाइल मत दो, पैसे दे दो, काम हो जाएगा। आपको क्या दिखा ऐसा कुछ? मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया, बट लाइक जब मैं बाहर खड़ी थी सेंटर के, तो हाँ ऐसा हो रहा था बातचीत कि ऐसे होता भी है। एंड फिर मेरे पापा ने पूछा था कि लाइक ये क्या सिस्टम है, तो उन्होंने बताया कि पैसे देके भी प्रैक्टिकल के मार्क्स लगा देते हैं, वहाँ पे आने की भी जरूरत नहीं पड़ती कभी। फिर वही चीज हो जाती है, आपकी मेहनत अलग चीज होती है और पैसे देकर अगर आप प्रैक्टिकल सबमिट करवा रहे हो तो वो भी एक अलग चीज होती है। मैंने ऐसा अंदर कुछ नोटिस नहीं किया, बट बाहर कुछ लोग बात कर रहे थे तो वो हमने सुना। तो जैसे बात आपके पास फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, कुछ याद है आपको फिजिक्स में क्या पूछा गया था आपसे वाइवा में? फिजिक्स में बेसिक से ही क्वेश्चंस थे, जैसे हमारा चैप्टर है एक लॉज ऑफ मोशन, उसमें से मुझसे बस 3-4 क्वेश्चंस पूछे थे। अच्छा, मतलब ज्यादा टफ नहीं था मतलब? नहीं।
बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं। बेसिक क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री में भी ऐसी थे बेसिक? केमिस्ट्री में भी यही था। जो भी आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है, अगर आपने कोई डायग्राम बनाया तो वो डायग्राम से रिगार्डिंग पूछ रहे थे मुझसे, एंड डायग्राम के रिगार्डिंग उन्होंने यही पूछा था कि इफ दिस केमिकल विल रिएक्ट विद दिस केमिकल तो क्या बनेगा, उसका केमिकल फॉर्मूला बताओ। तो बस यही बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने पूछा। कंप्यूटर साइंस में क्या पूछा गया था? कंप्यूटर साइंस में बेसिक चीजें ही, जैसे हमारे पास HTML था तो उसमें कोडिंग का उन्होंने लिस्ट बनाने को बोला था कि आप ऑर्डर्ड लिस्ट बना के दो। अच्छा। फिर ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने जब बना के उनको दिखाई तो उन्होंने बोला कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के दो। फिर अच्छा। उन्होंने उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे थे अबाउट ऑर्डर्ड लिस्ट में हम कैसे बुलेट्स वगैरह यूज करते हैं, न्यूमेरिकल्स यूज करते हैं। फिर मैं बताती हूँ कि अनऑर्डर्ड में हम बुलेट्स यूज करते हैं और ऑर्डर्ड में हम लोग न्यूमेरिकल्स या फिर अल्फाबेट्स यूज करते हैं। अच्छा। ये क्वेश्चंस पूछते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमसे पेन ड्राइव मांगा जा रहा है कंप्यूटर साइंस में, तो आपसे कुछ मांगे था पेन ड्राइव? नहीं, मुझसे ऐसा कुछ नहीं मांगा था। जैसे फाइल दी एंड वाइवा लिया एंड उन्होंने कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिकल करवाया था। अच्छा, वो भी 2-3 मिनट का ही काम। तो कुल मिला के कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास है या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इनके अलावा भी है तो डरना नहीं है, आप प्रैक्टिकल फाइल लेकर जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, कुल मिला के अब बात आती है थ्योरी एग्जाम्स की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असाइनमेंट प्रैक्टिकल तो ठीक है, आपको उसके मार्क्स मिल ही जाते हैं। थ्योरी एग्जाम में आप एग्जाम देने जाते हो और दिक्कत वहां पे तब आती है जब आप कुछ पढ़कर नहीं जा रहे हो, कुछ तैयारी करके नहीं जा रहे हो। तो पहले तो ये बताइए कि बिना पढ़े भी क्या पास हो सकते हैं बच्चे? बिना पढ़े तो कोई भी एग्जाम हो, वेदर इट्स कॉम्पिटिटिव, NIOS, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, बिना पढ़े तो कोई भी पास नहीं हो सकता। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए अबाउट योर सिलेबस, अबाउट योर टॉपिक सब्जेक्ट्स। तो थोड़ा बहुत आइडिया रखना भी इज नॉट सफिशिएंट। पास होना है तो आपको पासिंग मार्क्स देखने हैं कि कितने हैं और इस हिसाब से वेटेज देखनी है चैप्टर्स की। मैंने यही किया था, चैप्टर्स की वेटेज देखी थी और शॉर्टेस्ट टू लेंथीएस्ट चैप्टर देखा था। जो शॉर्टेस्ट चैप्टर था उसकी वेटेज ज्यादा थी, वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप पासिंग मार्क्स भी अटेन कर सकते हैं। ग्रेट। पासिंग मार्क्स के लिए भी तो NS बोर्ड ने बताया हुआ है कि हम इतने चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन देने वाले हैं एग्जाम के अंदर, तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो अगर आप पासिंग मार्क्स चाहते हो। लेकिन अगर कोई आपकी तरह परसेंटेज चाहता है, 90+ मार्क्स चाहता है, 8-10 घंटे रोजाना पढ़ना पड़ेगा? 8-10 घंटे तो नहीं, वही बात है। लाइक पानी कंसिस्टेंट है तभी वो रॉक्स को तोड़ता है, तो कंसिस्टेंटली पढ़ो। बेशक आप 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो। मेरे पास CBSE बोर्ड भी था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी थी, तो NIOS बोर्ड में पेरेंट्स ने भी सजेस्ट किया था कि 2 से 3 घंटे भी पढ़ो एंड यू विल गेट अ पासिंग परसेंटेज। तो उस हिसाब से मैं बस वीडियोस देखती थी एंड कंसिस्टेंटली अपनी प्रैक्टिस करती थी। प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रखोगे तो परसेंटेज तो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब एग्जाम देने गए आप, तो जब आपने अपने क्वेश्चन पेपर देखा तो आपको क्या लगा कि बहुत टफ आया हुआ पेपर या सही है? क्वेश्चन पेपर लाइक पहले दिन तो एक्सपेक्टेड था कि CBSE के क्वेश्चन पेपर से डिफरेंट होगा, बट क्वेश्चन पेपर सिमिलर थे और मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के रहे थे। लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स वर मॉडरेट। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स का पेपर भी मॉडरेट आया था। लगा था कि नहीं हो पाएगा, मार्क्स नहीं आएंगे, बट मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप वीडियोस देखते हो रिलेवेंट क्वेश्चंस की कि ये क्वेश्चंस आएंगे, इतने मार्क्स का आएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उन फॉर्मूला से भी डिराइव हुए थे जो सर ने पढ़ाया था। तो वो क्वेश्चंस भी, जैसे MCQs भी काफी 7 to 8 MCQs बहुत एग्जैक्ट थे, तो वो सॉल्व करना इजी हो गया था। लेकिन यहाँ पे ना मुझे लगता है, पर्सनली मेरा ही मानना है कि चाहे हम पढ़ाई कितनी भी कर ले, जो आंसर प्रेजेंटेशन है ये हमारा बेहतर होना चाहिए। तो आपका क्या तरीका था आंसर को प्रेजेंट करने का, ये बता दीजिए। एग्जैक्टली, आंसर प्रेजेंटेशन मैटर इसलिए करता है क्योंकि जब एक एग्जामिनर आपका एग्जाम चेक करता है तो उसके पास आपका एग्जाम नहीं होता, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम कॉपीज उनको चेक करने होते हैं। तो अगर आप ऐसे में अपनी प्रेजेंटेशन गंदी रखोगे या हैंड राइटिंग नहीं अच्छी करके आओगे, क्योंकि कई बच्चे टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में बहुत गंदी हैंड राइटिंग में पेपर लिख कर आते हैं और उस वजह से जो एग्जामिनर होता है वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। चेक तो करना पॉसिबल है ही नहीं ऐसी हैंड राइटिंग में, आंसर्स हम लोग मैच कैसे करें। तो बस अपनी हैंड राइटिंग बेशक आप नहीं अच्छी कर सकते, बट बहुत क्लियर वे में लिखो, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मत करो आंसर शीट को। और प्रेजेंटेशन, जैसे अगर आपको कोई आंसर में टेबल्स है तो वो टेबल आप बना दो, फ्लो चार्ट बना दो। डायग्राम्स अगर टाइम नहीं है तो फ्लो चार्ट भी बनाओगे चलेगा, बट फ्लो चार्ट बनाने से टीचर अगर देखता है तो उसको आइडिया लग जाता है कि इस बच्चे को पूरा आंसर आता है और इसने फ्लो चार्ट बनाया है, इसको सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो फुल मार्क्स भी दे देता है अगर आप पूरा आंसर अटेम्प्ट नहीं भी करते। जब आप अपना एग्जाम लिख रहे थे तो आप आंसर स्टार्टिंग करते कैसे थे? पहले इंट्रोडक्शन लिखते थे या टू द पॉइंट्स में लिखते थे या पैराग्राफ में लिखते थे, कैसे लिखते थे आप आंसर?
बेसिकली इंग्लिश का एग्जाम हो गया और कंप्यूटर साइंस का एंड केमिस्ट्री का भी, तो इसमें आपको आंसर्स ना पॉइंट्स में ही लिखने पड़ेंगे। अगर आप थ्योरी या पैराग्राफ्स में भर भर के लिखोगे तो भी सामने वाले को समझ नहीं आता। इंट्रोडक्शन बनाओ, फिर पॉइंट्स बनाओ एंड देन कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप एक कंक्लूजन में लाइन ऐड कर दो कि हमने इस आंसर से ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट जो है हमने एक्वायर की एंड दैट्स इट। तो ये होता है आंसर को प्रेजेंट करने का अच्छा तरीका। कई बार बच्चे कम भी पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स ज्यादा आते हैं, तो तरीका बस वो फॉलो करते हैं आंसर को प्रेजेंट करने का, और वही आपको फॉलो करना है। पता है दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि बच्चों को लगता है कि यहाँ बिना पढ़े भी मार्क्स आ जाते हैं, पैसे देकर जुगाड़ करके। तो थ्योरी एग्जाम्स के अंदर भी ये देखा जाता है। क्या आपने सेंटर पे ऐसा कुछ देखा? चीटिंग इज डिपेंडेड ऑन सेंटर। मैं यही कहूँगी कि जैसा आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे ही आप ये चीज़ देख सकते हो कि चीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, हमारे सेंटर वहाँ है, तो मे बी वहाँ चीटिंग का कुछ ऐसा ना सिनेरियो हो, ऐसा कुछ सिस्टम ना हो। बट कई बार प्राइवेट स्कूल में भी इवन प्रिंसिपल्स तक इन्वॉल्व होते हैं चीटिंग के पूरे ही सिनेरियो में, एंड वहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स से, बच्चों से पैसे लेकर वो उनको आंसर शीट्स प्रोवाइड कर देते हैं एंड फिर उनका एग्जाम हो जाता है। बट ये सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में एक्चुअली कुछ करना है, आपकी ड्रीम जॉब अक्वायर करनी है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बेशक टाइम ज्यादा लगे, बट चीटिंग इज नॉट अ पाथ या फिर वे टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। तो जो सोच रहे हैं कि एनएस बोर्ड में आ गए हैं हम, चलो चीटिंग करके कर ही लेंगे पास, मुझे लगता है कि आप चलो पास भी हो जाओगे, लेकिन फ्यूचर में क्या करोगे? मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये दिखाइए कि इन्होंने कैसे मेहनत करी है। बच्चों को लगता है कि बिना मेहनत करे भी हो सकता है। एक बार कैमरा उठाइए, जहाँ पे ये पढ़ते थे, इनका स्टडी टेबल हमारे बगल में रखा हुआ है, जरा एक बार दिखाइए। आइए सर लेकर आइए यहाँ पे, ये इस तरह के साइज मैम आप भी है ना यहाँ पे खड़े हुए, और आप अपने स्टडी टेबल दिखाइए। ये देखिए ये क्या क्या आपने लिखा हुआ है, ये आपके नोट्स अभी कॉम्पिटिटिव के लिए जो मैं करंटली प्रिपेयर कर रही हूँ, ये सब करंट अफेयर्स है। ये मेरा स्केड्यूल है कि मुझे कौन सा बैकलॉग कवर करना है, कौन से मुझे चैप्टर्स अभी कवर करने हैं सिलेबस में से, और ये मेरी सारी रेलेवेंट बुक्स है जिनसे भी मैं पढ़ती हूँ, वो मुझे हेल्प करती है। मैंने देखा कि इन्होंने शॉर्ट नोट्स भी बनाया हुआ है, ये जनरल साइंस का जो आप पढ़ रहे हो उसके रिगार्डिंग है। ये मुझे लगता है कि लिख लिख के जब हम चीजें नोट्स खुद बना लेते हैं तो ये हमें अच्छे समझ में आएगा। ऐसे ही आप एनएस बोर्ड के अंदर भी कर सकते हो। आप खुद से जो भी आप एनएस बोर्ड की बुक से पढ़ो, आप इस तरीके से नोट्स बना लीजिए। ये देखिए इनका मैंने देखा, इन्होंने आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। फिर आपने सिलेबस भी लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम हो या एनएस बोर्ड का एग्जाम हो, आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए। देखिए इन्होंने सब कुछ पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कि अब इनको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ इनके पास रखा हुआ है। ये देखिए इन्होंने फिजिक्स की तैयारी इस तरीके से करी है। देखिए नोट्स इनके कैसे बनेंगे फिजिक्स के। कुल मिला के हमें लगता है कि अगर बच्चे थोड़ा सा भी टाइम दे तो इस तरीके से दो काम हो जाएगा। लिख लिख के आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एग्जाम्स के लिए, प्लस ये नोट्स बन जाएंगे आपको समझने के लिए। किसी और का नोट्स पढ़ोगे क्या पता ना समझ में आए, खुद लिखा है आपने, आपको अच्छे समझ में भी आया। ग्रेट, बहुत अच्छे आपके नोट्स हैं। तो कुल मिला के मेहनत लगती है। तो आपने इनकी मेहनत देखी तो रातों रात कोई मार्क्स नहीं आ जाते। स्टार्टिंग से लेके एंड तक थोड़ा सा पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ो और सही डायरेक्शन एक बार आपको मिल जाए, मुझे लगता है कि मार्क्स आना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए। अब जो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो कुछ पूछना चाहेंगे, तो आप एक बार उनको बताइए कि कैसे तैयारी करी है आपने। मैं चिराग सर को पहले बुलाना चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इतने बढ़िया बढ़िया मार्क्स लेकर आए हो। और मैंने इनका रिजल्ट देखा है यार, केमिस्ट्री में 90 प्लस करना, फिजिक्स में 90 प्लस करना, स्पेशली मैथमेटिक्स में इतने अच्छे मार्क्स लाना, देखो ये मजाक की बात नहीं है, वो भी एनएस बोर्ड के अंदर। एनएस बोर्ड के अंदर तुम अगर इतने मार्क्स लेकर आए हो ना, इट मीन्स क्या है कि तुमने भैया पढ़ाई करी है। अगर तुम 80 प्लस स्कोर कर रहे हो, 81 भी अगर तुम कर रहे हो, इसका मतलब तुम एक हफ्ता बेटा ज्यादा पढ़े हो। भैया एक एक नंबर की वैल्यू होती, समझे? तो यही बात जानते हैं जरा कि आपने कैसे पढ़ाई करी। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा, जो बहुत बच्चों का ना सवाल है, उनके कहीं ना कहीं मैं बेस पे पूछ रहा हूँ कि आप पूरे दिन में मतलब कैसे अपना शेड्यूल मैनेज करते थे? सबसे पहले तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही बोर्ड है, जैसे NIOS बोर्ड है, तो ईजी हो जाता है अपना स्केड्यूल मैनेज करना, और साथ के साथ सुबह से लेकर शाम तक आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो सब मैनेज करना। पर मेरी तरह जैसे अगर आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी साथ में आप चल रहे हो एंड कोई और बोर्ड भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो उस सिनेरियो में स्केड्यूल मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती थी, जो प्रायोरिटाइज्ड चीज़ें हैं उनको पहले कवर करती थी, और जो चीज़ें मतलब जिनकी प्रायोरिटी कम है उनको एट द डे ऑफ डे के एंड पे कवर कर देती थी। तो NIOS बोर्ड में मैथ्स की मेरी प्रायोरिटी रहती थी कि मैं प्रैक्टिस करूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, क्योंकि एक क्वेश्चन भी छूटा तो 2 से 3 मार्क्स तो छूटे ही। तो सबसे पहले मैं वही मैथ्स करती थी, फिर अदर सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, फिर इंग्लिश, फिर केमिस्ट्री, एंड ऐसे मैं मेंटेन करती। तो प्रायोरिटी का देखो मतलब मैं समझा दूं आपको। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि जिस चीज में आप भैया स्ट्रेंथ आपकी है ना, जिस चीज में आप अच्छे हो, सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, है ना, आपके बेसिक्स भी अच्छे हैं, है ना, उनको अगर आप मतलब 1 घंटा भी दोगे तो मतलब कवर हो जाएगा आपका, ठीक है।
तो उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम ना देते हुए अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट उन्होंने वहां करा जहाँ पे थोड़ा वीक थे, है ना, उनको थोड़ा सा भैया स्ट्रॉन्ग कर लिया। जहाँ पे इनको लग रहा था कि भाई मेरे 40 आएंगे, है ना, आपको मैथ में कितने लग रहे थे कि मेरे कितने आ जाएंगे मैथ्स में आपके? मैथ्स में जब मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था तब तो एक्सपेक्टेड वाज अराउंड 30 to 35 मार्क्स। 30 to 35 ये सोच रहे थे, बट जैसे ही आपने जो अपना टाइम इन्वेस्ट करा, आपने शेड्यूल मैनेज करा, देन धीरे धीरे सिलेबस भी कवर हो गया तो 60 एक्सपेक्ट करने लगी। फिर रिजल्ट देखते ही जब आपने रिजल्ट देखा था जिस दिन, और आपने जब देखा मैथमेटिक्स, अरे भैया 89, तो क्या रिएक्शन क्या था आपका? सबसे पहला रिएक्शन क्या था? मैंने सबसे पहले मैथ्स के मार्क्स ही चेक किए थे, तो मम्मी वाज एक्सपेक्टिंग कि चल 80 प्लस तो आ ही जाएंगे, मैं कि नहीं 75 ही आएंगे। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं, रिजल्ट में कोई गलती है, इसको बार बार करते रिफ्रेश, फिर 89 आए तो आई वाज सो शॉक्ड एंड आई वाज हैप्पी एज वेल कि चलो आ गए हैं मार्क्स। और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें आपको लग रहा था कि इसमें मेरे थोड़े से स्कोर थोड़ा कम रह जाएगा मेरा? कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर साइंस या आईटी सब्जेक्ट्स पहले थे नहीं, ना 10th में थे ना +1 में, और +2 में तो ऑब्वियसली मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था जस्ट बिकॉज मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो उसमें सबसे पहले मैंने कोडिंग वाले चैप्टर्स देखे कि HTML भी है इसमें, जावा भी है, तो मैं इनको कैसे कवर करूँ। तो बस उनके बेसिक्स से ही मैं स्टार्ट हो गई, बेसिक्स कवर किए, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए उसके भी, एंड लैपटॉप में भी आप जितना ट्राई कर सकते हो उतना लैपटॉप में भी आप अपने प्रैक्टिकल को इम्प्रूव करने का मतलब जितना आप डेस्कटॉप के सामने बैठोगे उतना आपको होता रहेगा क्लियर चीजें। अच्छा, एक ना बच्चों का बड़ा दिक्कत रहती है कि सर आपने आज ना ट्रिगो पढ़ा दिया, कैलकुलस पढ़ा दिया, वेक्टर पढ़ा दिया, फॉर्मूले सर हमें रट गए, हमें समझ आ गया सर, बट एट द टाइम ऑफ जैसे एग्जामिनेशन पास आ रहे होते हैं वो फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो आपने फॉर्मूला याद रखने के लिए ऐसा क्या करा? ये एक फॉर्मूला ही होता है अपने आप में, 3 R's। सबसे पहले रिवाइज, देन उसको रिकॉल करना। रिकॉल सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया लेकिन आप क्रैम करके जाते हो क्या पता, या फिर आपने शुरू में रट लिया सब कुछ और एग्जाम के टाइम पे बैठ के आप सोच रहे हो कि इस चैप्टर से ये वाला फॉर्मूला आ गया, ये कौन से चैप्टर से आ गया, वो क्रैम करके मत जाना। रिकॉल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, रिवाइज तो कर लिया, रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो वही मैं स्ट्रैटेजी करती थी। क्योंकि 10th में भी मेरे मैथ्स में इसीलिए कम आए थे क्योंकि मैं रिवाइज कर लेती थी बट रिकॉल नहीं कर पाती। तो ये आर्ट्स का ही सिस्टम है सारा, रिकॉल करने की ट्राई करोगे तभी आप एग्जाम में फॉर्मूला को एज्यूम कर पाओगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एंड इसका सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी यही है कि क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो एंड अनइवन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जैसे कभी किसी चैप्टर से क्वेश्चन उठा लो, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लो, इससे क्या होगा आपको अपनी प्रोग्रेस चेक कर पाओगे कि अगर यार मैंने पूरा सिलेबस गो थ्रू हो गया हूं मैं, और आप रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन उठाते हो, जैसे PYQ उठा लिया आपने, तो आप कोई मटेरियल, कोई बुक वगैरह सजेस्ट करना चाहोगे जिससे आप भी पढ़े हो? मैं तो सजेस्ट करूंगी NCERT से जो चैप्टर्स रिलेवेंट है, मैच कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करना क्योंकि NCERT सभी एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट बुक है। आई वुड सजेस्ट अबाउट लाइक NCERTs फिजिक्स में, मैथ्स में, ज्योग्राफी में, जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से NCERT क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो, सॉल्व कर लो। देखो भाई, देखो हर टीचर कहते हैं NCERT और तुम सबका एक ही सवाल होता है, क्या सर NCERT एनवेज के लिए सफिशिएंट है? भैया बिल्कुल सफिशिएंट है, और NCERT से पढ़ते हुए भी, है ना, NCERT से ही आपने पूरी तैयारी करी और 92% है साक्षी जी के, समझे? तो NCERT भैया सफिशिएंट है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि आपको एनवेज बोर्ड के लिए अलग बुक पढ़नी पड़ेगी या फिर कोई और बुक पढ़नी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। बाकी आप ये बताइए लास्ट मोमेंट पे ऐसा आपने क्या करा? मतलब आपने गो थ्रू कर दिया सिलेबस, है ना, आपके रिवीजन नोट्स से आपके पास, आपने PYQ भी लगाए होंगे, तो लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या आपने करा कि आप जब गए तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ गए कि यार एग्जाम आज फोड़ के आना है? लास्ट मोमेंट पे वही बात है जो मैंने इनिशियली कहा था, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइडेंस जहाँ से आपको मिल रही है वो प्लेटफॉर्म रेलेवेंट होना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म 100% एक्यूरेट होना चाहिए। तो मैंने तांडव सीरीज सारी फॉलो करी, स्पेशली मैथ्स में और फिजिक्स में। तो उन्होंने क्योंकि PYQs भी दिए थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो भी मैंने सॉल्व कर करके देखे थे, पहले वीडियोस से, देन फिर खुद नोट डाउन करके कॉपी में दोबारा सॉल्व कर करके देखे। तो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो गया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब कर लिए, सॉल्व कर लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो चले जाते हैं भाई, कॉन्फिडेंटली एग्जाम हो जाएगा। ऐसा होता है ना, कभी कभी बच्चा जाता है, पेपर देखा उसने कहा तो पूरा नया दिख रहा है मेरे को, तो आपको थोड़ा ऐसा लगा कि नया नया, फिर थोड़ा सा लगा ये तो कर रखा है मैंने? मेन एग्जाम के टाइम पे तो नहीं लगा, बट जब मैंने पहला PYQ खोल के देखा मैथ्स का तो सिलेबस से सब कुछ बाहर लग रहा था, आउट ऑफ बॉक्स लग रहा था। फिर धीरे धीरे PYQs भी सॉल्व किए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। फिर जब एक और PYQ सॉल्व किया तो उसमें MCQs से मुझे आइडिया लग गया कि हाँ ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं, इनसे रिलेवेंट फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं तो मैं ये सॉल्व कर सकती हूँ। इट
मीन्स PYQ का रोल बहुत बड़ा होता है ना। NOS बोर्ड के अंदर हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड क्यों ना दे रहे हो आप, PYQ का रोल बहुत बड़ा होता है, ध्यान रखना किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी आप कोई ऐसे 5 पॉइंट्स बता दीजिए अपने जो भी अब जूनियर्स हो गए हैं आपके, आप सीनियर हो गए इनके, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, PCM हो, PCM भी हो, कोई भी स्ट्रीम हो, ऐसे कौन से वो 5 पॉइंट्स हैं जिनको अगर ये भी फॉलो करें तो 90% लाना भैया इनके लिए भी आसान है। सबसे पहली बात तो आई एम नॉट ए टॉपर, सब स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं, वेदर इट्स अ टॉपर जो सबसे लो मार्क्स भी अटेन करता है, सब स्टूडेंट्स एवरेज है। तो अगर आप अपने माइंडसेट को ऐसा बना के रखोगे कि येस आई एम एवरेज, तभी आप टॉप कर पाओगे, तभी आप मार्क्स ज्यादा से ज्यादा अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी स्टडीज के लिए, वेदर कोई भी फील्ड हो, स्टडी हो, डांस हो, कोई भी आपके पास टैलेंट हो, उसमें कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है, तभी आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। दूसरी चीज ये, कंसिस्टेंसी के साथ साथ हार्डवर्क भी इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क आई वुड से कि जरूरी नहीं है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से पूरी तरह बाहर निकलना है, बट कंफर्ट जोन एक ऐसा जोन है जो आपको जकड़ के रखता है, करने ही नहीं देता है मेहनत जो आपको अचीव करना है, बबल में बंद कर देता है हमको। आप बस ड्रीम करते रहते हो एंड आप वो ड्रीम को अचीव करने के लिए भागते रहते हो एंड आप उसको अचीव नहीं कर पाते अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके। थर्ड चीज, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट से कि हार्डवर्क अकेला करो या स्मार्ट वर्क अकेला करो, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क को दोनों साथ में बैलेंस करके चलो। ये नहीं है कि आप आज 11 घंटे पढ़ रहे हो, कल सुबह आप 1 घंटे पढ़े, फिर परसों आप 1 घंटे कम और पढ़े, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, हार्डवर्क भी करो, स्मार्ट वर्क भी करो। स्मार्ट वर्क आई वुड से शॉर्ट नोट्स बना लो, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, इतना वास्ट सिलेबस होता है, तो उसमें से वही चीजें बस आप कॉपी कर लो, नोट डाउन कर लो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उन्हीं को बस रिवाइज करो 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, एंड आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आई वुड से कि सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो, बिकॉज आई डोंट यूज एनी सोशल मीडिया, ना ही इंस्टाग्राम, ना ही ट्विटर, ना ही पिंटरेस्ट। आपका कोई सोशल मीडिया नहीं है, मतलब कोई किसी का अकाउंट नहीं है आपका, बस आप यूट्यूब चलाते हैं बस, और कुछ नहीं। यूट्यूब, पिंटरेस्ट, यही चीजें आप यूज करो जहां से आपको एक्चुअली में इंफॉर्मेशन, क्रिएटिव आइडियाज मिल सके। सो पढ़ाई के साथ साथ मैं और भी चीजों में एंगेज हूँ, सच एज डांस, आई लाइक क्लासिकल डांस, तो मैं वो भी प्रैक्टिस करती हूँ और म्यूजिक भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो डिस्ट्रैक्शंस जितनी हो सकती है नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस की तरफ आप जा सकते हैं क्योंकि वो आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं, आपकी माइंड एक्सरसाइज के लिए भी बेटर होते हैं। पहला इन्होंने बताया भाई कंसिस्टेंट रहो, ये नहीं आज भाई पूरे दिन पढ़ा कल पढ़ ही नहीं रहे, परसों भी नहीं पढ़ रहे, यार 1 घंटा या 2 घंटा लगाओ पर पढ़ो रोज, 2 घंटे दो 3 घंटे तो मर्जी है आपकी, ठीक है ना, धीरे धीरे अपना डोज बढ़ाते रहो, है ना। दूसरा इन्होंने बताया हार्डवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज अचीव करना चाहते हो लाइफ के अंदर, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे सामने भैया मिसाल है, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तीसरा आपका स्मार्ट वर्क जब रिवीजन कर रहे हो आप तो गो थ्रू हो गए पूरे भैया चैप्टर से, आप उसके अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, है ना, आपने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उन्हीं को आप रिवाइज करते थे ना, उसे कहते हैं भैया पेज रिवीजन, अपने पेज से कर लिया। स्टडी टेबल पे जो भी सामने वॉल होती है वहां लगा लो, रोज नजर के सामने आएंगे तो आप उनको रीड करोगे एंड वो आपको अपने आप याद हो जाएगा। स्पेशली ये चीज जो है ये फॉर्मूला के साथ कर सकते हैं, एग्जैक्टली, है ना, फॉर्मूला लिख दिया सामने भाई, रोज देखोगे याद क्या तुम्हें भैया, अपने आप जहन में आ जाएंगे, है ना। और 4th पॉइंट आपने क्या बताया था, एक 4th पॉइंट डिस्ट्रैक्शन, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जितना हो सके दूर रहो भैया डिस्ट्रैक्शन से। ज्यादा ही अगर होता है तो जाओ भैया खेल लो, कूद लो, है ना, एक्सरसाइज कर लो, जैसे भैया डांस कर लो, पेंटिंग कर लो, है ना, कोई भैया गाना वाना बजा लो, कुछ सीख लो, वो ज्यादा बेटर रहता है। बाकी मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर मिलते हैं हमको, और जब ऐसे स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं तो हमसे नहीं रहा जाता भैया कि कहीं भी हो जाएंगे और यहाँ पर भैया आएंगे इनसे मिलने, ठीक है ना। चलो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कीप इट अप, फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू चिराग सर ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे और आपने, मुझे लगा नहीं था कि आप ऐसे जवाब दोगे। मुझे याद है कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे इस इंटरव्यू को तो मैम कह रही थी कि सर मुझे डर लगेगा, ये कैमरा सही है और बहुत आगे जाओगे आप लाइफ में। अब मैं चाहूंगा विक्की सर आए एक बार, फिजिक्स के टीचर हैं ये, और ये जो पूछना चाहते हैं पूछे। तो सबसे पहले साक्षी जी आपको तो मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूंगा। 97 मार्क्स फिजिक्स के अंदर लाना कोई छोटी बात नहीं है। और जो NIOS के अंदर बच्चे आते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि हम NIOS में फिजिक्स के अंदर पास भी हो पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि फिजिक्स की स्टार्टिंग वो बच्चे कैसे करें जो चाहते हैं मैं भी 90+ मार्क्स ला सकूं। फिजिक्स और मैथ्स तो मैं बता ही चुकी हूँ, ऐसे सब्जेक्ट है जिनसे सब डरते हैं, मैं भी डरती थी। ऑफ कोर्स मैथ्स के बाद फिजिक्स में भी फॉर्मूलाज भी है, थ्योरी भी है, तो क्या क्या प्रिपेयर करें वो नहीं पता। तो वही है, आप सिलेबस फेच करो और जो चैप्टर आपको लग रहा है कि हाँ ये आपको आता है वो स्किप कर दो एक बार के लिए, और जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है उसकी वेटेज देखो, मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर उठाओ एंड उसी पे काम करना शुरू कर दो। तब आपकी कंसिस्टेंसी भी इंप्रूव होगी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में, और आपकी प्रैक्टिस भी इंप्रूव होगी एंड आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में कि हमने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैप्टर सॉल्व
कर लिया, मास्टरी कर ली, तो इट्स नथिंग। लाइक फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। बट फिजिक्स के अंदर ऐसा कोई चैप्टर जो आपको डिफिकल्ट लगा? मुझे ऐसा कोई चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगा, क्योंकि हर एक सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे और उनके वन शॉट्स देख लिए थे, तो एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ जाओगे तो सब इजी लगता है। तो मुझे स्टार्टिंग में सब डिफिकल्ट लगता था, बट धीरे 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 जब सब कवर हो गया तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। कहते हैं ना, डिफिकल्ट वो चीज लगती है जो हमें नहीं आती, वही डिफिकल्ट लगती है। जब सब कुछ आने लग गया तो वो सारी चीजें इजी लगने लगी। अब क्या है कि जब पूरी फिजिक्स आप पढ़ लेते हो ना, तो उसके इतने सारे फॉर्मूलेस बन जाते हैं। आपने बताया कि आप ये नोट्स का जो है वो बना देते हो, उस तरीके से याद रख लेते हो। बहुत बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, तो वो न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करें? न्यूमेरिकल टैकल करने के लिए ऑब्वियसली फॉर्मूला से गो थ्रू करना तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक न्यूमेरिकल रट लिया तो उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ गया आप वो सॉल्व कर पाओगे। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला भी आना चाहिए, तब आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। मैं पहले ऐसा करती थी कि मैंने न्यूमेरिकल्स को बस गो थ्रू कर लिया एंड फिर सॉल्व करने बैठ गई। फिर मुझे रियलाइज होता था नहीं, मुझे फॉर्मूला पढ़ना है, फॉर्मूला से रिलेटेड सबसे ईजीएस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ईजी टू डिफिकल्ट जाओगे तब आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी और आपको समझ आएगा कि उस कॉन्सेप्ट में उस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ के रहे हैं। इससे आप फॉर्मूले को भी ग्रैब कर पाओगे ज्यादा से ज्यादा। अब एग्जाम में ना फिजिक्स का पेपर या मैथ्स का आप मान लो बहुत ज्यादा लेंथी पेपर होता है। 3 आवर्स के अंदर बच्चे बोलते हैं मेरे 5 क्वेश्चन छूट गए, मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए। तो आपने कैसे टाइम मैनेज किया? टाइम मैनेजमेंट का आई वुड से कि सबसे पहले आप वही क्वेश्चंस करो जो आपको आते हैं। लाइक कुछ बच्चे एग्जैजरेट कर देते हैं चीज़ों को कि मतलब शुरू से लेके एंड तक बहुत लेंथी हो गया। लेंथी नहीं होता है पेपर, टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट तभी आएगी जब आप PYQ सॉल्व करोगे। घर पे 1-2 PYQ सॉल्व कर लो, आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस मुझे लगता है कि मुझे पहले सॉल्व करने हैं। फिर धीरे 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 जो टफेस्ट क्वेश्चंस है वो लास्ट में छूट भी गए तो कुछ रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन था, छूट गया, तो कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। मतलब ये रहना चाहिए कि हमें एक टफेस्ट से इजीएस्ट का एक फ्लो चार्ट बना के चलना चाहिए, उससे हमें टाइम मैनेजमेंट। तो बहुत अच्छा है। एंड आपने 97 मार्क्स एक्सपेक्ट किया था कि मेरे आ जाएंगे इसके अंदर? 97 मार्क्स देख के आई वाज शॉक्ड कि फिर मैंने पेपर रीचेक अपने रिजल्ट के बाद किया कि मैच करके देखती हूँ आंसर्स कितने सही थे कितने गलत थे। वो मेरे एक आई थिंक 2 नंबर का क्वेश्चन था, उसी में मार्क्स कट हुए थे। जैसा देखा जाए आपका, तो मैंने थ्योरी के मार्क्स देखे, आपको 61 मार्क्स मिले और थ्योरी का पेपर 64 मार्क्स का होता है। आपके 3 मार्क्स बस थ्योरी के अंदर कटे और ये देख के मैं बहुत एक्साइटेड था कि एक बार आपको जरूर मिलना है। एंड आपने कहा आप NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा करो, फिर दोबारा आप जरूर बुलाना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो अब आ रही है केमिस्ट्री के टीचर मनीष सर की। आइए सर, आप क्या पूछना चाहते हो? तो पहले तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया मार्क्स थे आपके। और जैसे कि मैंने देखा केमिस्ट्री में 91 मार्क्स आए। तो केमिस्ट्री का अगर आपको पेपर बताऊं मैं, तो बच्चों ने जैसे रिव्यू दिए थे कि सर केमिस्ट्री का जो पेपर आया था बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, कैसे सच में था? डिफिकल्ट नहीं था, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरा सेट डिफिकल्ट नहीं था, बट वहाँ पे आसपास आई वाज़न्ट श्योर कि मतलब मैंने सेट चेक करने का ट्राई भी किया था कि मैं ऑनलाइन जाके सेट चेक करूँ, बट फिर मुझे मार्क्स का डर लग रहा था। अगर मैंने आंसर्स रीचेक किए या फिर रिव्यू किया पेपर, मेरे मार्क्स कट जाएंगे, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी। तो तब तक तो मैंने कुछ नहीं किया था। बट मेरा सेट जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट नहीं था। लाइक कुछ क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट थे, वो मैंने स्किप कर दिए थे। और अगर मैं पूछूं आपसे, केमिस्ट्री में आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया था? अटेम्प्ट मैंने हर पेपर में आई ट्राइड कि मैं सारा अटेम्प्ट करके आऊँ, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। जितना भी मुझे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन पता थी मैं बस वो लिख के आ गई। तो देखा, आपने सुन लिया। और केमिस्ट्री में आपको बोलूं मैं, तो केमिस्ट्री में ना पोर्शन डिवाइडेड, जैसे फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। इन तीनों पोर्शन में आपको सबसे पहले जो आपने स्टार्ट किया वो किससे किया आपने स्टार्ट? इजी तो आपको हार्ड कैसे लगा? जैसे अगर मैं बोलूँ कि कौन सा इजी होगा, कौन सा हार्ड होगा, कौन सा मॉडरेट होगा, ये बताइए आप एक बार। सबसे पहले तो वही है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफिकल्ट कौन सी, इजी कौन सी। तो मुझे तो लाइक सिमिलर ही लगी प्रिपरेशन के टाइम पे कि डिफिकल्टी लेवल इक्वल है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई वुड से कि प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, क्वेश्चंस वही से उठ के आते हैं। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने ये देखा था कि MCQs काफी थे, तो बस मैंने MCQs की प्रैक्टिस ही की थी, उसमें से PYQs में से तो वही आए थे। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस PYQs में से भी आते हैं, तो वहाँ से भी आप सेक्शंस डिवाइड कर सकते हो कि ऑर्गेनिक में से कितने क्वेश्चंस आए और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, तो वो आप डिफिकल्ट टू ईजी अपना सेट कर सकते हो। तो सुन लिया आपने। और अगर मैं बात करूं पूरे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री पोर्शन में जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन, जो सब बच्चे रोते रहते हैं कि सर ये होगा कैसे, कैसे मैं चीजें रटूंगा, तो वो होता है ऑर्गेनिक। उसको कैसे टैकल किया आपने?
ऑर्गेनिक में यही है कि मैं भी यही सोचती थी कि मैं रट लेती हूँ एंड क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, बट वही फिजिक्स वाली बात है, आपको रटने से तो कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वही है, PYQs प्रैक्टिस करो। स्टैंड-अप सीरीज में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 2 से 3 बार मैंने रिव्यू कर लिया। वैसे अगर कोई सीरीज आती है, आप उसके क्वेश्चंस को ट्रस्टली फॉलो कर लो, सारा प्रोसीजर एंड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्टी होती है। और 1-2 मैं आपको क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, जैसे PYQ का कितना इंपॉर्टेंस होता है एग्जामिनेशन में? अगर आप जैसे मान के चलो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आपको पता करना है कि आपको मेरे को कितना आता है, तो PYQ का क्या इंपॉर्टेंस है? आई पर्सनली वुड से PYQ का मेरे लिए इंपॉर्टेंस रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो केमिस्ट्री के ही थे जो PYQ से उठ के आए थे। फिजिक्स में ये था कि कुछ क्वेश्चंस काफी नए लग रहे थे, देखे थे। मैथ्स में भी क्वेश्चंस फॉर्मूला के बेसिस पे आते हैं, तो वो इक्विवेलेंट से होते हैं। बट केमिस्ट्री में 6 से 7 क्वेश्चंस मेरे साथ वाले सेट में जो थे सेम थे बिल्कुल PYQ से ही। तो PYQ तो आपको सॉल्व करना ही चाहिए, मस्ट। सुन लिया आपने? देखो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट की नहीं बोल रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपकी PYQ से डायरेक्टली उठ के आते हैं। तो आपने देखा भी होगा, अगर मैंने आपको मैच कराई थी वहाँ पर स्लाइड्स, तो वो ऑलमोस्ट PYQ के थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इंटेक के क्वेश्चन थे। तो बस इतना ही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और आप बहुत अच्छे और बहुत आगे जाओगे। तो सब ने कुछ ना कुछ पूछा आपसे और आपने बहुत अच्छे से उसका आंसर भी दिया। एंड में आपसे मैं ये पूछूंगा कि ओपन स्कूलिंग में ना कोई बताने नहीं आता कि कब असाइनमेंट है, कब प्रैक्टिकल है, कब एग्जाम होंगे, कब PCP होगा, कोई किसी का माई बाप नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कहीं असाइनमेंट छूट गया तो 20 नंबर गए, प्रैक्टिकल गया तो 20 नंबर गए, तो कैसे? एग्जैक्टली मैंने अपने फीडबैक में भी कहा था, राइट प्लेटफॉर्म चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और वो आपको मनीष सर से अच्छी कोई नहीं दे सकता। पर्सनली अगर मैं अपना फीडबैक दूं यहाँ पे भी, क्योंकि मैंने काफी यूट्यूब चैनल्स पे सर्व किया, और जितनी भी इंफॉर्मेशन थे लाइक वो तो सब अपने बैचेस की ही मार्केटिंग कर रहे थे, बैचेस की एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, बट सर रेलेवेंट और 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। लाइक मुझे पता नहीं था कि प्रैक्टिकल में वाइवा कैसे पूछते हैं, या फिर प्रैक्टिकल सबमिट कैसे करवाना है, कब करवाना है, और PCP क्या होता है, सब कुछ से मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो मैंने बस इनकी वीडियोस देखी एंड 5 से 6 मिनट की वीडियो में इन्होंने मेरा डाउट, बड़ा से बड़ा डाउट जो था वो सॉल्व हो गया। मुझे लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। कोई बच्चा आ रहा है न्यूज़ बोर्ड में, कुछ पता नहीं है, तो अगर उसका वो पोर्शन रह गया तो उसको रिग्रेट होगा बाद में, यार मुझे काश कोई पहले बता देता। तो ये आपके साथ दिक्कत ना है, तो अपडेटेड रहना चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता, वो इन्फॉर्मेशन ले लेना, मैं आप सबके लिए बताते रहता हूँ। अच्छा, अब आपका गोल क्या है नेक्स्ट आगे? I want to become Indian Air Force pilot। तो उसके लिए मैं कर रही हूँ प्रेप अभी NDA के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर ये नहीं भी होता तो आई ट्राई फॉर AFCAT, विच इज एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो जो जहाँ भी टेस्टिंग लेके जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, एंड ऑनेस्टली अपना पूरा ह्यूमैनिटी जो मेरे अंदर है वहाँ से मैं अपनी कंट्री को सर्व करूँगी। अगर आप एक सोल्जर नहीं भी बनते हो तो भी आप एक अच्छे ह्यूमन बन सकते हो जो अपनी कंट्री को सर्व कर सकता है। तो अगर मैं नहीं भी बनती हूँ एयरफोर्स पायलट, सो आई वुड डेफिनेटली सर्व माई कंट्री, जस्ट लाइक मनीष सर जो वो स्टूडेंट्स की इतनी हेल्प कर रहे हैं, मैं भी कुछ ऐसा करूँगी एंड आई ट्राई माई बेस्ट। बिल्कुल आप जरूर बनोगे, और मुझे लगता है कि आपकी ऐसी जो थिंकिंग है ऑलमोस्ट हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे NS बोर्ड में आ रहे हैं ना, उनको डाउट रहता है कि यहाँ पे आएंगे तो हम क्या NDA में जा भी सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। देखिए आपके सामने एग्जांपल है, आप PCM लेकर यहाँ पे आ रहे हो तो आप JEE भी दे सकते हो, तो आप NDA जैसे डिफेंस में भी जा सकते हो। NS बोर्ड की जो सर्टिफिकेट है सब जगह वैलिड है, एलिजिबल है, सब जगह पे एलिजिबल है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली आपको इन फ्यूचर में। आई होप आपके साथ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। साक्षी जी के लिए आप एक लाइन जरूर कहना कमेंट बॉक्स के अंदर, और ये वीडियो कैसे लगी ये भी जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट किसी और इंटरव्यू के अंदर। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।